नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन, जिसका नाम है विलेन। ठीक है, आगे ये दोस्तों हम लोग देखते हैं। उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इन चारों में से ही आपसे कहीं न कहीं न्यूमेरिकल, कहीं न कहीं कोई समीकरण, कहीं न कहीं कोई एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। और दोस्तों बता दें कि विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म की अगर बात करें तो विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? किसी भी विलेन में उत्पन्न वह गुण जो उसमें घुले हुए विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। ठीक है, किसी भी विलेन में उपस्थित विलेय के कणों के आधार पर उस विलेन के जो गुण निर्भर करते हैं उन्हीं को कहते हैं विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म। सबसे पहले बात करें कि विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन है, तो यही चारों हैं। अगर इन चारों को किसी और तरीके से लिखा जाए तो वो विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर क्वथनांक उन्नयन की बात करें तो यह विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म है। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन और पराशण दाब ये हैं विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्वथनांक विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म है, नहीं। केवल क्वथनांक दिया तो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं रहेगा। केवल हिमांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। केवल वाष्पदाब नहीं है। केवल पराशण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि कौन कौन से विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। दोस्तों दूसरी बात, अगर हम कहें कि श्यानता विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म होती है तो नहीं होती है। यह द्रवों का गुण होता है, यह विलेन का गुणधर्म नहीं होता है। पृष्ठ तनाव यह भी विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। प्रकाशिक समावयवता अगर दे दे ये भी नहीं होता है। ठीक है, अगर केवल क्वथनांक दे दे, केवल हिमांक दे दे, केवल वाष्पदाब, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक, हमारी मुख्य टॉपिक क्या है? पराशण दाब। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है पराशण दाब। लेकिन पराशण दाब समझने से पहले आपको पराशरण समझना होगा। क्या होता है पराशण? पराशण को केवल कहते हैं ऑस्मोसिस। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं झिल्ली। लेकिन वह झिल्ली किसी न किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर पाई जाएगी। मतलब कि हमारे जो सभी अंग है ना, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा हृदय हो गया, हमारा आमाशय हो गया, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, वो सभी किसी न किसी झिल्ली के अंदर पैक होते हैं। ऐसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देखे होंगे प्याज अगर देख लें, प्याज, ओनियन देख लें, अंडे देख लें, तो अंडे की छिलके के अंदर एक झिल्ली होती है। जो प्याज होती है ना, प्याज को अगर आप उधेड़ेंगे, निकालेंगे उसके कवर को, तो उसके अंदर भी एक झिल्ली होती है। ये सभी झिल्लियाँ, जैसे अगर हमारी बॉडी को, अगर हम नदी में कूद जाएं, हमारी बॉडी के चारों ओर पानी आ जाए, तो भी पानी हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो पार्ट्स है ना, स्किन है ना, उसके नीचे एक सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो छांट करके जिन कणों को बॉडी के अंदर लेना है उन्हीं कणों को वो झिल्ली आने देती है। ठीक है, तो इस तरह से सभी जीव जंतुओं में उनकी स्किन के नीचे या उनकी बाहरी परत के नीचे ठीक एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह से हम सभी जीव जंतुओं की शरीर भी कोशिकाओं से बनी है। आप पढ़े होंगे कोशिकाओं से बनी है, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं से बनी है। उन कोशिकाओं में कहीं कहीं कोशिका भित्ति होती है, जैसे जो प्लांट सेल है उनमें कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी, और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल की जगह पे डायरेक्ट एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। अगर वही प्लांट के केस में देखें तो सेल वॉल होती है सबसे आउटर लेयर, और उसके ठीक नीचे क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम लोगों की बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी होती है, और उसके बाद सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, चलिए, तो ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको समझना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर या सभी एनिमल्स में हो गई, प्लांट्स में हो गई। ठीक है, लेकिन जो ऑस्मोसिस पढ़ना है, जो ऑस्मोसिस के केस में जिस मेम्ब्रेन को पढ़ना है उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे SPM। क्या बोलेंगे? SPM। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक झिल्ली को हम ऐसे, देखिए एक बर्तन हमारे पास है, इस झिल्ली को हम ऐसे लगा देते हैं और इस झिल्ली में हल्के हल्के महीन छिद्र होते हैं, पोर्स। ठीक है, पोर्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, इधर भर देते हैं क्या? सॉल्यूशन।
क्या पढ़ देते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन है अगर, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, क्योंकि ये लेसन कौन सा चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है, विलेन, तो सारी बातें विलेन से शुरू होती हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया या प्रोसेस भी कहाँ से शुरू होगी, सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है तो ये दो चीज़ इसमें होगा, एक होगा सल्यूट पार्टिकल, क्या होगा, सल्यूट पार्टिकल, ये हो गया सल्यूट पार्टिकल, और जो बचा वो क्या हो गया, सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट मतलब हो गया विलायक, सॉल्यूट मतलब हो गया विलेय, ठीक है। क्योंकि जब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलकर एक जैसा, एक समान, होमोजीनियस मिश्रण बनाते हैं, तभी हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये हो गई आपकी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं कि ये SPM क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यह अगर किसी बिलियन के बीच में रख दी जाती है, या बिलियन के दोनों ओर अगर रख दी जाती है, ठीक है, तो ये झिल्ली इस पूरे विलेन में से जो विलायक के कण होंगे उनको अपने इस पार या उस पार जाने देगी। तो हम कह सकते हैं, उसके बेस पर एक डिफिनीशन बनाते हैं कि वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को अपने आर पार आने जाने दे, ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी झिल्लियाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या झिल्ली का काम करती है, तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखिए गोट्स ब्लैडर, ठीक है, ये क्या होती है, यह भी एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो हमारे आगामी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए हम इसी को बता रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, एक्स मेम्ब्रेन, ठीक है, अंडे में छिलके के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, एक्स मेम्ब्रेन। और देखिए एक और पूछा जाता है बहुत ही जोरदार तरीके से कि जो हम आर्टिफिशियल जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो कौन सा होता है या उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए वो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, यहाँ पर लिख देते हैं Cu2FeCN6, ठीक है। इसका ये देखिए एक तरह का यह उप सहसंयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन आपके पूरे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इस तरह के आपको ढेर सारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो मिलते हैं, और उनका नामकरण लिखना आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उनके नामकरण का क्या सिस्टम है, उनका IUPAC नाम क्या होता है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी जब इस लेसन को हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें यही सब सीखेंगे कि इनका जो वास्तविक IUPAC नाम है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। वो IUPAC नाम नहीं है लेकिन ऐसे ही रासायनिक नाम है उसका, ठीक है। चलिए आगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये कौन सी झिल्लियाँ, तो ये SPM है। अगर अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार ऑस्मोसिस या परासरण के बारे में किसने बताया, तो देखिए उनका नाम नोट करिएगा, अब्बे नोलेट ने बताया था। सबसे पहली बार परासरण शब्द को परिभाषित करने वाला काम कौन किया था, अब्बे नोलेट ने किया था। और इनका अगर सेशन पूछा जाए तो 1748 में अब्बे नोलेट ने ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहली बार बताया था। और देखिए अगर कहा जाए कि ये ऑस्मोसिस होता क्या है, देखिए दोस्तों ऑस्मोसिस क्या होता है उसको समझने के लिए हम कहते हैं कि एक विलयन है हमारे पास, उसको हम किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर देते हैं, और जब इस झिल्ली के इस तरफ हम विलयन भर देते हैं तो इसमें से जितने भी विलायक के कण होते हैं ना, वो अपने आप ही इस झिल्ली के उधर चले जाने लगते हैं, ठीक है। यही परिभाषा हो गई कि जब किसी विलयन में उपस्थित विलायक के कण किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार अपने आप जाने लगते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना बाहरी दाब लगाया जाता है ना, उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब, ठीक है। आशा करते हैं आपको परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि परासरण दाब के आधार पर कोई भी विलयन या कोई भी सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए सबसे पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक
सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज करिए अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन है और 3 सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, तब हम उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि कहेंगे अल्प परासरी विलयन। ठीक है। अगर किन्हीं 2 सॉल्यूशन में या 2 से अधिक सॉल्यूशन में किसी एक विलयन का या सॉल्यूशन का परासरण दाब सबसे अधिक है, तब हम उसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अति परासरी दाब, अति परासरी विलयन। अगर किन्हीं 2 सॉल्यूशन में दोनों का परासरण दाब सेम है, ठीक है, इन द केस ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी 2 सॉल्यूशन, तो हम उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि समपरासरी विलयन। ठीक है। अब आगे बात आती है कि यह जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यह हकीकत में क्या होता है। यह एक तरह का प्रेशर ही होता है, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर किस पर अप्लाई होता है, तो वह इस झिल्ली या एसपीएम पर अप्लाई होता है। इसमें किसके कण भाग लेते हैं, पराशरण की क्रिया में विलेय या विलायक दोनों में से किसके कण भाग लेते हैं या कौन भाग लेता है, तो आप बोलेंगे ओनली सॉल्वेंट, मतलब केवल विलायक के अणु ही पराशरण की क्रिया में भाग लेते हैं। अगर बात किया जाए कि ये जो पराशरण दाब है इसको किससे दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर को P से दिखाया जाता है। प्रेशर मतलब होता है दाब, और यह किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप बेसिक लेवल से जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दाब कई तरह का होता है। यह द्रव के अणुओं में भी लगता है। जब किसी बर्तन में द्रव भरा होता है तो द्रव के अणु उस बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं द्रव दाब। ठीक है, इसको हम कभी कभी कहते हैं द्रव दाब, और इसके बाद हम इसको लिक्विड प्रेशर भी कह सकते हैं या फ्लूइड प्रेशर भी कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब यह स्थैतिक रूप से अगर दाब लगाता है द्रव में, तब हम उसे कहेंगे द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, कभी कभी। और देखिए अगर ये हवा में है दाब, हवा भी क्या करती है, जब तेजी से बहेगी तो दाब लगाएगी, तो उससे हम कहते हैं नॉर्मली वायु दाब। ठीक है, और कहीं कहीं यह वायु दाब बहुत ज़्यादा होता है और कहीं कहीं कम होता है। तो कहीं कहीं जब ये वायु दाब ज़्यादा होगा तो हम उसको किससे नापते हैं, मैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं दोस्तों, मैनोमीटर से। कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। अब देखिए ये वायु दाब बैरोमीटर से भी नापा जाता है, बैरोमीटर से भी नापा जाता है। अब कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो हम आपको बता दें कि टारसौली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर की खोज की थी। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे हो रहा है, ठीक है, तो ये किसका संकेत है, तो ये दोस्तों संकेत होता है मौसम के बिगड़ने का संकेत होता है, मौसम के बदलने का संकेत होता है। अगर ये बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या संकेत होता है, उसका संकेत होता है या आंधी या तेजी से तूफान आने वाला है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जो आपसे कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इन सब बेसिक चीज़ों को जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर दाब की बात होती है कि दाब को किस में नापा जाता है, तो दाब को देखिए पास्कल में नापा जाता है, बार में नापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत मात्रक होते हैं उसके। ठीक है, डेसी बार भी होता है, ठीक है, पास्कल भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर कहा जाए कि प्रेशर को, मतलब वो कौन सा प्रेशर है जो आपको विलेन में पढ़ना है, तो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए प्रेशर है तो P से ही नापा जाएगा। ठीक है, P से ही नापा जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में आपको कहीं कहीं पाई मिल जाएगा, पाई। ठीक है, अब जानते हैं पाई वही है जो 22/7 की वैल्यू होती है, या 3.14 के लगभग में जिसकी वैल्यू होती है वही पाई है जो कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देख लेते हैं वान हाफ के नियम। ठीक है दोस्तों, वान हाफ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने कहा था कि विलियन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उससे संबंधित कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो वान हाफ इसमें इंटरेस्ट लिए और कुछ नियमों को अपने नियम में ढाल दिए। मतलब कि जैसे हमारे कुछ गैसीय नियम होते हैं जिनको हम गैसियस लॉ के नाम से जानते हैं, जिसमें
कुछ वैज्ञानिक आते हैं और ताप और दाब को स्थिर करके अपने अलग अलग रूल बताते हैं, नियम बताते हैं। जैसे कि देखिए गैसेस लॉ में जब आप पढ़े होंगे बायल का नियम, तो बायल ने क्या बोला था कि जब हम किसी गैस को किसी बर्तन में भर देते हैं और उस पर दाब लगाते हैं ताप को स्थिर करके, बात को समझिए, बायल नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि जब तापमान स्थिर हो उस समय हम किसी गैस पर दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटेगा। ठीक है, तो उस नियम को यहाँ पर वान ठाप नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि उनको अपने नियम में मिला लिया है। मतलब कहा है कि जिस तरह से ये गैस के नियम, यानी कि जिस तरह की गैस के नियम गैसों पर लागू होते हैं, उसी तरह से अगर कोई विलयन तनु है तो उस पर भी गैस का नियम लगाया जा सकता है। यानी कि तब दोनों नियमों को आपस में मिला दिया गया और तब कहा गया वान ट हाफ फैक्टर्स या वान ट हाफ लॉ। और वान ट हाफ लॉ में पहला लॉ क्या है, बायल वान ट हाफ लॉ। जैसे देखिए हम बायल वांट हाफ लॉ। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इस लेसन में कि बायल वांट हाफ लॉ क्या होता है। बायल वांट हाफ नियम क्या होता है। दूसरा पूछा जाएगा कि चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या होता है। और तीसरा पूछा जाएगा कि आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होता है, या उसी का दूसरा नाम है कि टेम्परेचर प्रेशर वांट हाफ लॉ क्या होता है, या उसी को पूछा जाएगा कि गैलुसेक लॉ क्या होता है, जो कि विलेन के रेफरेंस में दिया गया हो। ठीक है, तो आइए उनको समझते हैं बारी बारी करके। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे बायल वांट हाफ नियम। ठीक है, तो देखिए बायल वांट हाफ नियम में क्या हुआ था, सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया था। मतलब कि अगर डेल्टा टी बराबर 0 हो जाए तो इसे हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस आता ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब जब T1 कुछ रहा होगा, T2 कुछ रहा होगा और दोनों को अगर माइनस किए होंगे यानी कि डिफरेंस निकाले होंगे, अगर वो 0 आ गया रहेगा तब हम उसे मान लेते हैं ऐसा कि कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बायल वांट हाफ नियम जहाँ भी आएगा ना, वहाँ पर टेम्परेचर पहले ही कांस्टेंट हो जाएगा। बायल ने कहा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब किसी भी गैस का दाब लगाने पर या दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो वान ठाप ने क्या कहा, वान ठाप ने कहा था कि ठीक है वही बात है, लेकिन इन्होंने कहा था कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी कि देखिए बायल को अगर हम देखें तो बायल ने कहा था कि जो V है, यानी कि प्रेशर P मान लेते हैं। ठीक है, प्रेशर P जो होता है वह आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। उसी बात को वान ठाप ने क्या किया था, इसको C मान लिया था। मतलब कि 1/V को C माना था। तो ये बायल वान ठाप नियम क्या हो गया आपका, P परपेंडिकुलर टू C। यानी P क्या है, P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। देखिए ये आपका हो गया बायल वान ठाप लॉ। ठीक है, P परपेंडिकुलर टू C, या इसी को हम लिख सकते हैं या करके P ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर उसको पाई से दिखा दें तो पाई प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। वेयर P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि P क्या है, परासरण दाब है और C क्या है, सांद्रता है। ये सांद्रता क्यों है, क्योंकि यह जो है मोलों की संख्या है, यह मोलों की संख्या है, एक V क्या है, आयतन है। ठीक है, इस बात को कौन बताया था, पहले बताया था बायल्स ने। ठीक है, कौन बताया, बायल्स ने। ये किसका नियम है, बायल्स का नियम है। लेकिन जब उसको वान ठाप ने अपने नियम में मिला लिया, यानी कि विलेन पर जब वह नियम लागू हो गया, तब वो हो गया P प्रोपोर्शनल टू C। और यही P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही C क्या है, कंसंट्रेशन, और C की जगह क्या होगा, सांद्रता मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम C भी कर सकते हैं, C नहीं करेंगे तो 1/V कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर P बराबर अगर करें, ये प्रोपोर्शनल हटाएं तो यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, यस पर होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, या आप K भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये C, तो ये अगर P इक्वल टू KC हो गया या पाई इक्वल टू KC हो गया, तो यही क्या है, बायल वान ठाप लॉ है। आगे आइए, दूसरा है चार्ल्स वान ठाप लॉ। चार्ल्स वान हाफ लॉ, यानी कि चार्ल्स का नियम क्या है,
जो 1.5 ने विलियन पर लागू करके दिखाया था, ठीक है। यानी कि 1.5 के रेफरेंस में या विलियन के रेफरेंस में चार्ल्स का नियम क्या है। तो देखिए चार्ल्स का नियम पहले कुछ और था, यानी कि दाब स्थिर करने पर उसका जो आयतन होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है, क्या है दोस्तों कि देखिए जो P है, P मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विलयन का पराशर दाब वह टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसका पराशर दाब भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह की बात है, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T हम कर सकते हैं, या इस P को पाई से भी दिखा सकते हैं। और इस अगर समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाना है आपको, तो वहाँ पर एक आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप कौन सा कांस्टेंट यूज किए हैं, K, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस K को क्या कहेंगे आप, सॉल्यूशन का कांस्टेंट। यहाँ पर यस लगा दें, ये भी क्या है, सॉल्यूशन का कांस्टेंट है, यानी इसको भी हटा के आप लगा सकते हैं K, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक्स में यस भी दे सकता है, K भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट ला है, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर ला, प्रेशर टेम्परेचर ला, या उसी को कहते हैं गैलुसैक। ध्यान से लिखिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग, ठीक है, गैलुसैक्स 1/2 लॉ, ठीक है, 1/2 लॉ। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम बायल्स 1/2 लॉ को और चार्ल्स 1/2, देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिएगा बैलेंस करके, मैं बोल भी रहा हूँ। क्या लिखा हूँ, तीसरा हमारा क्या है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, या उसे को कहते हैं गैलुसैक 1/2 लॉ, ठीक है। और ये लॉ तभी मिलेगा, ये नियम तभी मिलेगा जब आप बायल्स 1/2 और चार्ल्स 1/2 दोनों नियमों को मिला देंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए बायल 1/2 लॉ, क्या हुआ था बायल 1/2 लॉ में, P प्रोपोर्शनल टू C था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपको, ठीक है। दूसरा क्या था, P प्रोपोर्शनल टू T, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। दोनों को जब आप मिला देंगे, दोनों को जब आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को मिलाने पर, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसको ऑन सबमिटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को मिलाने में क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू C एंड T। देखिए P प्रोपोर्शनल C, P प्रोपोर्शनल T, तो ये हो गया P प्रोपोर्शनल टू CT। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाकर आप एक सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट लगा सकते हैं। कांस्टेंट क्या हो गया, यस मान लेते हैं। क्यों यस, क्योंकि सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन कांस्टेंट को हम यस के रूप में मान लेते हैं। यस CT कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको और अच्छा करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये C क्या है आपका, कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जो C है ना आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलों की संख्या बटे लीटर, सॉरी आयतन लीटर में, ठीक है। ये सांद्रता C है तो इसका मतलब हो गया मोलों की संख्या N, मोलों की संख्या N है बटे V मतलब आयतन, तो रख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 आपका, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे 3 में, मतलब लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इनटू इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन 3 में हम C की जगह पे क्या रख देंगे, N/V, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू यस N/V इंटू T, मतलब हो जाएगा आपका, क्या दिख रहा है ना इधर भाई, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा आपका यस हो जाएगा, और C की जगह पे क्या हो जाएगा, N/V इंटू T। अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो हो जाएगा PV इधर आ जाएगा, PV इक्वल टू NST, ठीक है। ये देखिए जो ये इक्वेशन है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ठीक है, या गैलुसैक 1/2 इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट है कि P क्या है, तो P हो गया आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहाँ पे आप पाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई V इक्वल टू NST। और जो यस है ना वो क्या है, यस है सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कभी नहीं दी जाएगी न्यूमेरिकल में, दी भी जा सकती है, मान के चले कि नहीं दी जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपको क्या रखना है, 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, इसका पूरा मात्रक होता है, पूरा वैल्यू होती है। इसको आपको अपने से रखना है। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, ठीक है। वो ml में हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, उसको आपको लीटर में और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना बताया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यन क्या है, यन है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जो कब आएगा, जब आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे तब आएगा, ठीक है। और यस क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट आप जान गए हैं। टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जनरली किस में मेजर किया जाता है, तो केल्विन में, आपको याद होगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कहीं भी, इस पूरे लेसन में कहीं भी टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा, आप उसमें 273 ऐड करेंगे
तब जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन में आ जाएगी। वही यूनिट का टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, आपको मालूम है। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं। अब अगर कहा जाए कि इस इक्वेशन से आप मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो मोलर मास के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पाई वी इक्वल टू NST, और इस NST में आप जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है। ये देखिए इक्वेशन नंबर आपका हो गया कौन सा, ये 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 में आप जानते हैं कि जो n है ना, n इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तब आपका क्या मिलेगा, मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को अगर 5 में रख दें, तब आपको किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉलिड उपस्थित है उसका कितना मोलर मास होगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, या कितना वेट भी आप निकाल सकते हैं, कितना वेट चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई वी इक्वल टू स्मॉल w मीन्स वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इनटू एस सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड एट टेम्परेचर T, ये आपका हो गया क्या, ये फाइनल इक्वेशन हो गया, जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी न्यूमेरिकल में आप जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों हम अपनी पिछले वीडियो में क्वथनांक उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता चुके हैं अच्छे से, हिमांक अनुमान यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बता चुके हैं, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और इसमें राउल्ट का नियम आया था, उसकी सीमाएं आई थी, उन सब सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी है इन पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दोस्तों अगले सेशन में हम न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। वादा करते हैं आपको आगे की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।